हाँ जी बच्चा लोग, फिर से स्वागत है जी आपका। तो करते करते बेटा इस चैप्टर की यानी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर की भी लास्ट स्टेज यानी इसकी बैक एक्सरसाइज पे आ गए हुए हैं। इसके बाद फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जब की जाएगी तो उसमें दोबारा इसकी रेपिटेशन होगी। तो अभी फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चन भी कवर अप कर देते हैं। बहुत ईजी है भाई, आपको पता ही होगा, मैं बार बार बोलता हूँ ईजी वाले भी जरूरी होते हैं, डिफिकल्ट वाले भी जरूरी होते हैं। तो अभी ईजी आ रहे हैं तो ईजी आने दो। तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी बुक, कौन सा? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो बेटा अभी पिछली कुछ देर में काफी कुछ हमने कवर अप किया, काफी कुछ पढ़ा। तो अगला क्वेश्चन है बेटा पहला हमारा, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। ये एमसीक्यू होगा। बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ओके, आई लेंस को एडजस्ट कर कर अलग अलग जगह के ऑब्जेक्ट्स को हम फोकस कर लेते हैं। दिस इज ड्यू टू, तो क्वेश्चन से पता लगता है कि किसके कारण होगा। लेकिन चलो ऑप्शंस एक बार देखते हैं। तो प्रेस्ड बायोपिया ये तो डिफेक्ट है, इसके कारण तो थोड़ी एडजस्टमेंट होती है। एकोमोडेशन हो सकता है, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, भैया इन सबको छोड़ दो। जो हमारी आई अलग अलग जगह पर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को भाई देख पाती है, दैट इज ड्यू टू एकोमोडेशन। किसके कारण बेटा? एकोमोडेशन के कारण। पढ़ा हुआ है हमने एकोमोडेशन, जिसको पावर ऑफ एकोमोडेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो सिलियरी मसल्स की हेल्प से जो आई लेंस है उसकी थिकनेस में चेंज आता है, उसकी फोकल लेंथ में चेंज आता है, और हम दूर दूर के ऑब्जेक्ट को, पास के ऑब्जेक्ट को भी एडजस्ट कर लेते हैं और देख पाते हैं। लेकिन हाँ, जो सिलियरी मसल्स हैं वो इतना नहीं एडजस्ट कर पाती कि 25 सेंटीमीटर से कम वाली चीज भी हमें दिखाते हैं, इसलिए 25 सेंटीमीटर से कम हमें दिक्कत आ जाती है। राइट है, तो इसका आंसर क्या हो गया जी? एकोमोडेशन। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट, कहां पे बनाती है भाई? सोचो मन में। कॉर्निया पे बनाती है, आइरिस पे बनाती है, प्यूपिल पे बनाती है, कि रेटिना पे बनाती है? तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? रेटिना। अब देखो ये छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन आ गए ना, ये तो भी 7वीं 6वीं के बच्चों से भी पूछा जाएगा, हो भी हो। लेकिन भाई हमें अब सिलेबस में है तो क्या करें, छोड़ दें इसको, फाड़ दें बुक? ऐसा नहीं होता। जो इजी वाले हैं भाई, इजी वाले भी करनी है। अब हमने डिसाइड किया हुआ है एक एक लाइन करेंगे, बीच में से मुश्किल भी निकलेंगे। तो ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? रेटिना। तीसरा क्वेश्चन विद ऑप्शन ही आ गया। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन ही नहीं है कि है भाई, मैं तो इस पे लगाने वाला था। तो इट इज 25 सेंटीमीटर। ए पे लगने वाला था, रुक गया मैं, वो 25 मीटर है बेटा। इट इज 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन ह्यूमन आई का कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। भाई धड़ाधड़ क्वेश्चन हो रहे हैं। चौथा क्वेश्चन, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। ओके, प्यूपिल की एक्शन से तो नहीं होगा, रेटिना से नहीं होगा, आइरिस से नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी, सिलियरी मसल्स। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स। ओके, 4 क्वेश्चन बड़ी ही तेजी से कवर अप करते हुए अगला क्वेश्चन। ओके, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ पे होल्ड ऑन करना पड़ेगा। तो कहता है पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर 0 -5.5 डायप्टर। एक बंदा है, उसको कितनी फोकल लेंस का लेंस लग रहा है? -5.5 डायप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। ओके, and for correcting his near vision he needs a lens of power 1.5 diopter. Okay, फाइंड क्या करनी है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? कुछ नहीं है, आप ध्यान से पढ़ो, वैसे ही बड़ा कर रखा है क्वेश्चन को। फोकल लेंथ फाइंड करनी है, पावर दे रखी है। जब नियर विजन करेक्ट करना है तो पावर कितनी दे रखी है? -5.5 डायप्टर। फार विजन वाले के लिए कितनी दे रखी है? +1.5 डायप्टर। डायप्टर। ओके, हमें फाइंड क्या करनी है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज 1/p। ये किस में आ जाएगा? मीटर में, या 100/p? ये किस में आ जाएगा आंसर बेटा? सीधा सेंटीमीटर में, आमतौर पे सेंटीमीटर में दी होती है, तो 100/5.5 लगा देते हैं। माइनस था तो माइनस में आंसर आएगा बेटा। इट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 5.5। 100 को 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो 20 आ जाएगा, 20 से थोड़ा कम आएगा, 16 पॉइंट समथिंग इसका क्या आना चाहिए?
आंसर आना चाहिए। यहाँ पे बेटा सेकंड वाला तो था F इज इक्वल टू 100 बाय, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब मैं P लगा रहा हूँ, 100 बाय P कितना 1.5, 1.5 को लिखा मैंने 3/2, 2 घूम के ऊपर चले गया, 100 इंटू 2/3, ये हो गया 200/3, ये हो गया 66.6 सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर हमने 100 वाला बेटा यूज कर लिया ना, तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। इसी तरह से घूम घुमा के क्वेश्चन आते रहेंगे। कंसेप्ट इसका पिछले चैप्टर का लगा कि जी पावर कैसे निकालते हैं 1/f कर और f कैसे निकालते हैं 1/p कर। तो सिंपल सा क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। अब बढ़ते हैं हम आगे भाई, आगे बढ़े तो अगला सवाल, ये उसके आंसर दे रखे हैं बेटा, -1/5.5, 16 पॉइंट समथिंग मैं बोल रहा था, 16 नहीं, अब 18 दे रखा है, इसको करेक्ट कर लेना, पता नहीं अब करेक्ट ही होगा। ओके, ये वाला तो 66.6 आ गया, ठीक है, मैथ कमजोर है भाई, कैलकुलेशन नहीं होती इतनी फास्ट, कर लेना अपने आप। क्वेश्चन नंबर 6, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। ध्यान से सुनना भाई, अब ये क्वेश्चन काम का है, इसमें कुछ करने के लिए है, ध्यान से सुनना। कहता है फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर, वैसे फार पॉइंट कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है, वैसे फार पॉइंट कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, लेकिन बंदे की नजर कमजोर है, तो उसका फार पॉइंट कितना दे रखा है, इट इज 80 सेंटीमीटर। अब इसको करेक्ट करने के लिए पावर चाहिए, पहले फोकल लेंथ निकलेगी बेटा, पावर बाद में निकलेगी। अब ध्यान से सुनना, कंसेप्ट ये है कि नॉर्मली ये आई है मान लो, पूरा करा देते हैं, ठीक है, नॉर्मली फार पॉइंट कितना होना चाहिए था, इन्फिनिटी होना चाहिए था, लेकिन इस बेचारे बंदे का, मेरे जैसे का, फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं, आई से कितना, बस 80 सेंटीमीटर है। अब पहली बात तो इसके आगे क्या लगेगा, एक कनकेव लेंस लगेगा। अब कनकेव लेंस क्या करेगा, इन्फिनिटी वाली चीज को, ऐसे रेज आ रही है इन्फिनिटी से, डाइवर्ज कर इन्फिनिटी वाली रेज को डाइवर्ज कर बंदे के फार पॉइंट पे सेट करता जाएगा। तो कंसेप्ट ये है बेटा कि ये जो लेंस है, इसकी फोकल लेंथ जो चाहिए, उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, वही लेंस फार्मूला, -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। ध्यान से सुनना, -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। u यूज करेंगे हम इन्फिनिटी, क्योंकि इसने इन्फिनिटी वाली चीज को उठाकर बंदे के फार पॉइंट पे रख दिया, और v की जगह क्या लिया करेंगे, उस बंदे का जो भी फार पॉइंट क्वेश्चन में दिया होगा। बोलो समझ रहे हो, यहां से f कैलकुलेट हो जाएगा, राइट है जी। अब u इंफिनिटी है, तो ये हो गया -1/∞ प्लस 1/, फार पॉइंट को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1/f। ये चीज क्या है, 0। 1/∞ हमेशा क्या होता है, 0 बेटा, 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी होता है 0, तो ये बन गया 1/x इज इक्वल टू 1/f, ठीक है जी, 1/x डिवाइडेड बाय 1/f। अब यहां से f किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया, ठीक है, f कम्स आउट टू बी इक्वल टू x। लेकिन ये जो x है बेटा, जो भी है, ये नेगेटिव साइड पे है, ये हमेशा कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है, नेगेटिव साइड पे है ना, तो इस x को क्या लेना था, नेगेटिव, तो ये हमेशा क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। तो एक चीज मैंने देखो पूरा करवा दी, कभी भी क्वेश्चन आ जाए, अ पर्सन इज मायोपिक, उसका फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर, तो भाई कितनी फोकल लेंथ लगेगी उसको ठीक करने में, -80 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ किसके इक्वल आ गई, नेगेटिव ऑफ फार पॉइंट, फोकल लेंथ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फार पॉइंट। ये सिर्फ मायोपिक वाले के लिए रूल है कि जितना फार पॉइंट दिया हो उतनी ही फोकल लेंथ लगेगी, बस नेगेटिव लगेगी, कनकेव लेंस लगेगा। फिर से सुन लो, अगर फार पॉइंट दे रखा होता 100 सेंटीमीटर, तो रिक्वायर्ड फोकल लेंथ क्या होती, -100 सेंटीमीटर। यहां पे कितना दे रखा था, 80 सेंटीमीटर, तो रिक्वायर्ड फोकल लेंथ क्या है बेटा, माइनस, सीधा आंसर है। अब कैसे आया, वो पूरा कंसेप्ट भी हमने डिस्कस करवा दिया है, राइट है। तो इसका आंसर क्या आ गया, -80 सेंटीमीटर, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब पूरा कंसेप्ट होता ना, -80 सेंटीमीटर।
बट बेटा उसने क्या मांग रखा है, पावर मांग रखी है, पावर। तो पावर का क्या दिक्कत है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है 100/f, 100 / क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है ना, -80, यहां से कितना आ जाएगा सॉल्व करके, -10/8 आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाना चाहिए। कुछ आंसर इसका दे रखा है, नहीं इसका आंसर हमारे पास अवेलेबल नहीं था, यही आ जाएगा इसका। सो सीधे सी हिसाब, इफ फार पॉइंट इज -150, सॉरी 150, तो फोकल लेंथ कितनी लगेगी, -150 लगेगी, वहां से पावर निकाल लो। राइट है जी। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी हम निपटा देंगे सारे के सारे क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 10-11 इसमें क्या है क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेक अ डायग्राम टू शो हाइपरमेट्रोपिया, हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। ओके, पहली बात तो क्या कह रहा है, मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। तो फुल डिटेल में करवाया था, फिर भी चलो एक बार डायग्राम सा बना देते हैं, हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। ओके, ये रेटिना, ये आई लेंस। ओके, अब जो आपकी हाइपरमेट्रोपिक आई है उसमें उसका नॉर्मल पॉइंट जो है नियर पॉइंट शिफ्ट हुआ हुआ है। ओके, ये मान लो एक्चुअल नियर पॉइंट है, कितना बेटा लेंस से 25 सेंटीमीटर, लेकिन उसका नियर पॉइंट शिफ्ट हुआ हुआ है। ठीक है जी, ये इनको नॉर्मली तो इन रेज को सही जगह पे फोकस नहीं कर पाती। ये रेज आई, ये पीछे जाके फोकस कर रही। ओके, ये डिफेक्टेड आई है, ठीक है, यहां वाली को यहां पर फोकस ये नहीं कर पा रही, क्योंकि इसका नियर पॉइंट, एक मिनट थोड़ा गड़बड़, एक्चुअल वाली को वहां पे फोकस नहीं कर पा रही। ठीक है, 25 सेंटीमीटर वाली चीजों को इसने पीछे जाके फोकस कर देना, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर क्या होगी इसकी, कम हो गई। ठीक है, अब इसके आगे लगेगा एक कन्वर्जिंग लेंस ही लगाना पड़ेगा बेटा। तो इसके आगे लगा एक दूसरा कन्वर्जिंग लेंस। अब ये है वो लेंस जो ठीक कर रहा है, ये तो आई लेंस है, ठीक है, ये आई लेंस, राइट जी। अब इन रेज को इसने और क्या कर देना है, कन्वर्ज कर देना है, और उठाकर इन रेज को इसके नियर पॉइंट पे क्या कर देना, लाकर सेट कर देना। ठीक है, तो इसकी हेल्प से इसने पहले इनको कन्वर्ज कर दिया थोड़ा, ठीक है, और सही जगह पे बना दी, जैसे यहां से आकर ही वो सही जगह पर फोकस हो रही हो। तो ये डायग्राम है जी आपका, हाउ टू करेक्ट यूजिंग अ हाइपरमेट्रोपिक आई। कौन सा लेंस लगा बेटा, आई लेंस। यहां से फोकस नहीं हो पा रही थी प्रॉपर, इसने इन रेज, ये लेंस ने डाइवर्ज को, सॉरी कन्वर्ज कर दिया, और यहां पे फोकस होगी प्रॉपरली। अगर यहां से भी आती, मतलब एक्चुअली ये यहां पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट को इमेज कहां बना के दे रहा है, इस जगह पे बना के दे रहा है, और वहां से तो फिर बंदा बढ़िया तरीके से फोकस कर ही लेता है। अब ये पूरा डायग्राम मैंने इससे बना दिया बेटा। आगे इसके बारे में एक क्वेश्चन भी पूछा गया, कह रहा है नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक पर्सन इज 1 मीटर। वैसे नॉर्मली कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इस बंदे का नियर पॉइंट कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। ठीक है, नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक पर्सन इज 1 मीटर। पेन मोटा कर लेते हैं, ओके हो गया, 1 मीटर है। अब व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। अगर नॉर्मल बंदे का 25 सेंटीमीटर है तो वही चीज है, पावर बाद में निकलेगी, पहले क्या निकालेंगे बेटा, हम फोकल लेंथ निकालेंगे। पावर बाद में निकलेगी, पहले फोकल लेंथ। तो पॉइंट ये बेटा, ये लेंस कर क्या रहा है, इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, ये जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, डायग्राम बन गया। ये कर क्या रहा है, ये 25 सेंटीमीटर
वाली चीजों को, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से तो दिखता नहीं है, लाल आके कहां पे रख रहा है, बंदे के नियर पॉइंट पे, यानी 1.1 मीटर पे रखते जा रहा है। तो यू बेटा जी इस केस में कितना लेना है, -25 सेंटीमीटर। वी कितना लेना है, -100 सेंटीमीटर। एफ अल्टीमेटली कैलकुलेट हो जाएगी, राइट है। तो मैंने फार्मूला यूज किया, -1/u + 1/v = 1/f। ओके, ये बन गया -1/u, यू की जगह है -25 प्लस v की जगह -100 इक्वल टू क्या हो गया, एफ ढूंढने। ये ओके, एलसीएम ले लो बेटा इसका। एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम ले लिया हमने 100। 100 को सॉल्व किया, कितना आ गया अभी, 1 बाय यहाँ पे 25, 4 जा -100 1 जा इक्वल टू 1/5। ओके, 4 - 1 कितना हो गया, 3। 3/100 इक्वल टू 1/f। ओके, एफ किसके इक्वल आ गया बेटा, 100/3। सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा था, तो किस में आया, सेंटीमीटर में। तो बेटा फोकल लेंथ कितनी आ गई, 100/3 सेंटीमीटर। अच्छा, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दे, 100 से डिवाइड कर दिया तो 1/3 मीटर। ओके, और पावर बेटा किसके इक्वल, उसका उल्टा कर दो, 3 डायप्टर। ओके, 3 डायप्टर आना चाहिए इसका आंसर, देखते हैं आंसर होगा इसका हमारे पास शायद। ओके, पावर कितनी आ गई, 3 डायप्टर। पॉजिटिव आई है, अपने आप पॉजिटिव आई है। तो भाई हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस लगाया आपने उसको ठीक करने के लिए, कन्वेक्स लगाया ना। तो कन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो देखो भाई, 2 क्वेश्चन आए आपके पास, एक तो पिछला था जहां पर मायोपिया को करेक्ट करना था। तो मायोपिया में आपको फार पॉइंट दिया होगा, इन्फिनिटी से गड़बड़ होकर फार पॉइंट जितना भी दिया होगा, मान लो एक्स दिया है, तो भाई रिक्वायर्ड फोकल लेंथ कनकेव लेंस की कितनी है, -x। वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आ जाएगा। बट माइंड इट, यहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का सीधा फंडा क्या बताया, u हमेशा क्या लेना है, 25। v हमेशा वो लेना है जो नियर पॉइंट दे रखा होगा, 25 की बजाय कभी 50 सेंटीमीटर दिया हो सकता है, कभी 100, जैसे यहाँ पे 100 दिया था। ये बेटा सॉल्व होगा। बस इसमें याद क्या रखना है, ऐसे क्वेश्चन में u हमेशा क्या लेना है, 25 सेंटीमीटर लेना है। अगर हाइपरमेट्रोपिया करेक्ट करने के लिए वेवलेंथ निकालनी हो, सॉरी पावर निकालनी हो या फोकल लेंथ निकालनी हो, तो u -25 लेना है, v जितना भी नियर पॉइंट दे रखा होगा, क्योंकि 25 से एडजस्ट होकर कहीं और हो गया हुआ है। ओके, बाकी सॉल्व कर लो, आंसर पॉजिटिव आएगा। तो दीज टू वर बेटा गुड क्वेश्चन, ये बढ़िया लेवल के क्या थे क्वेश्चन थे। तो भैया हर तरह के क्वेश्चन हैं यहां पर। ओके, अगला क्वेश्चन, वाई इज अ नॉर्मल आई अनेबल टू सी, नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। अब कहां से देख लेगी यार, 25 सेंटीमीटर से नीचे क्यों नहीं दिख पाते बेटा, सिलियरी मसल्स की लिमिटेशन है यहां पर। सिलियरी मसल्स कैन नॉट बल्ज टू adjust the focal length of the eye lens such that we can see beyond 25 सेंटीमीटर, beyond मतलब नियर टू 25 सेंटीमीटर। तो इसमें बेटा इसका आंसर, फिर वही बात, एग्जैक्ट लिखने के लिए आप बुक की हेल्प लोगे, बुक में लिखा होगा, वैसे इसका मेन आंसर किसके हिसाब से दोगे, कि सिलियरी मसल्स के हिसाब से दोगे बेटा। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ सिलियरी मसल, ठीक है। ये लिमिटेशन ऑफ क्या है, सिलियरी मसल, राइट है जी। तो अगली बात, 9वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। कह रहे हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर बढ़ा दो, मान लो आप ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है, 20 पे पड़ा हुआ है, 30 पे पड़ा हुआ है, 40, 50, 60, कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। 25 से स्टार्ट करते हैं, 10 से छोड़ो, 25 से देखना शुरू करते हैं ना, तो 25, 30, 50 इन्फिनिटी तक जाता है। तो उसने पूछा इससे इमेज डिस्टेंस को क्या फर्क पड़ता है। तो भैया इमेज डिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला है -1/u + 1/v = 1/f। ओके, ये है आई लेंस, ये है रेटिना। भाई मैं ऐसी बना देता हूं जल्दबाजी में, अगर आपके पास भी समय नहीं है तो ऐसी बना दो, पूरी आंख बनाने की जरूरत नहीं है, पर लिख दो ये क्या है, रेटिना, और ये क्या है, आई लेंस,
और ये हमारी आई है, ठीक है जी। अब देख बेटा, ये है आई लेंस, ओके, और ये है रेटिना, मतलब ये है स्क्रीन, इट एक्ट्स एज स्क्रीन, पढ़ा हुआ तुमने, और ये लेंस है। स्क्रीन और लेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको वी बोलते हैं, यानी इमेज डिस्टेंस। लेंस भैया आगे पीछे नहीं हो रहा, ना ये आगे जाता है ना पीछे जाता है, लेंस आगे पीछे नहीं हो रहा। जैसे वो कैमरे का लेंस नहीं बाहर निकलता है, जूम करके बाहर की ओर आता है, अंदर की ओर आता है, उससे एडजस्ट, ना भाई, लेंस आगे पीछे नहीं हो रहा है। ऐसे तो मान लो कि दूर का देखना होगा, जूम करना होगा, ज्यादा क्लियर देखना होगा, आपकी आंख बाहर आ रही है, लेंस आ रहा है, ऐसे जूम कर रहा है, ऐसे नहीं होता, लेंस आगे पीछे नहीं हो रहा। और रेटिना भी कौन सा हिल रहा है, वो भी अपनी जगह पर ही है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो उसने बोला था व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को क्या फर्क पड़ रहा है, नो चेंज। तो फिर इमेज कैसे बन जाती है? अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग डिस्टेंस पे फोकस करना हो तो फिर इमेज कैसे बन जाती है भाई? इमेज बनती है फोकल लेंथ के चेंज में। यहां सिलियरी मसल्स है ना, सिलियरी मसल्स की हेल्प से किसमें चेंज आ जाता है? फोकल लेंथ में चेंज आ जाता है। अब फोकल लेंथ में चेंज आने के कारण वी फिक्स रहकर भी हम अलग अलग एफ भी चेंज कर देते हैं, अलग अलग जगह के डिस्टेंसेस को, ऑब्जेक्ट्स को रेटिना पे फोकस कर लेते हैं। तो इसका आंसर जो है टू द पॉइंट क्या था, नो चेंज इन इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड लेंस, यानी कि लेंस एंड रेटिना रिमेन्स सेम, दैट मींस वी रिमेन्स सेम। अगले सवाल पे चलो भाई, थोड़ा जल्दी कर लो। व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? तो ये बेटा इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें सारा का सारा एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, उसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है, तो उसको वहां से देख लेना। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया। अगर आप सीरियसली पूरा शुरू से इस पूरे कोर्स को बेटा फॉलो करते हुए आ रहे हो, तो ये जो वीडियो है इससे प्रीवियस वीडियो में व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, ट्विंकल नहीं, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, अभी अभी एक्सप्लेन कर आ रहे हैं, तो वहां से करो और एनसीईआरटी बुक में से पढ़ो। एक्सप्लेन व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ये भी आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ना पड़ेगा। एक बार थोड़ा सा बता देते हैं कि प्लैनेट्स के ट्विंकल ना होने के दो कारण है। पहली बात कि इट डज नॉट हैव देयर ओन लाइट, तो दूसरी बात बेटा दीज आर नियर, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की तरह एक्ट नहीं करते, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच में डिफरेंट अगर पॉइंट्स लें तो उन सब से अगर लाइट की रिफ्रैक्शन के कारण ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है, तो वो किसी का इधर किसी का इधर, वो सारा ट्विंकलिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन, उसके बाद व्हाई डज स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट? ओके, ये नहीं हमने डिस्कस किया, ये यहाँ पे डिस्कस करवा देते हैं कि बेटा स्काई अपीयर्स डार्क टू एन एस्ट्रोनॉट। अब एस्ट्रोनॉट जो होता है वो तो बहुत दूर निकल जाता है यार, वो तो काफी ज्यादा ऊपर निकल जाता है जहां पे एटमॉस्फेयर ही नहीं होता। ओके, जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है या बहुत ऊपर जाके एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिन हो जाता है, तो वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल ही नहीं है, वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती नहीं है, इसलिए फिर ब्लू कलर स्कैटर नहीं करता। स्काई ब्लू क्यों नजर आता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा हो जाती है, तो ब्लू नजर ही नहीं आएगा। जब ब्लू नजर ही नहीं आएगा तो उसको डार्क नजर आएगा ना, स्कैटरिंग ही नहीं होनी, राइट है जी। तो वहां पे बेटा ज्यादा हाइट पे जाके नो एटमॉस्फेयर, नो एटमॉस्फेयर मींस नो स्कैटरिंग, नो स्कैटरिंग मींस नो ब्लू कलर, डार्क कलर। ओके ले भैया, क्वेश्चन आपके क्या हो गए, खत्म हो गए। तो ये बेटा लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस हैं, हमने आपको कवर अप नहीं कराए क्योंकि इसके लिए प्रीवियस वीडियो में सारा कवर अप कराया। ओके, अब ये आगे आपकी भाई एनसीईआरटी बुक बेटा, एनसीईआरटी बुक, व्हाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू, ये पैरा पढ़ना है बस, ठीक है, सिर्फ आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, बाहर इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ ये पैराग्राफ पढ़ लेना है, ये जितना भी दे रखा है, ठीक है, इसको कवर अप कर लेना, आपकी बात बन जाएगी, ठीक है जी। तो सिर्फ आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक का यार भरपूर फायदा उठाओ, सारा का सारा मामला क्या हो जाएगा आपका, क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा बेटा, अरे राजा यार, उसके अलावा अगली बात, अगली नहीं पिछली, व्हाई इज द स्काई ब्लू, टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसमें बीच में ना जो आपका स्काई ब्लू वाला पोर्शन दे रखा है, व्हाई इज द कलर ऑफ द स्काई,
ब्लू। इसमें फिर एस्ट्रोनॉट वाला भी दे रखा है। तो लास्ट के जो चीजें हैं ये यहाँ से थोड़ा सा पढ़ो, आपको क्लियर हो जाए। ठीक है जी। तो बेटा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है आपका। तो बेटा आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला पोर्शन भी हमने क्या कर लिया, विद एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर अप कर लिया है। इसके एग्जाम्पलर बचते हैं। एग्जाम्पलर जब सारे चैप्टर कवर अप हो जाएंगे, लास्ट में एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स इकट्ठे आएंगी। ठीक है जी, तब तक रिवाइज करो। तो जल्दी बेटा अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको जल्दी अपना कवर अप करो, जो भी आपने रिवाइज करना कर लो, क्योंकि आपको नेक्स्ट जल्द ही क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर स्टार्ट करना है। तो ओके जी, टाटा बाय, मिलेंगे ब्रेक के